काही प्रकार घडला, हा प्रकार म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या लोकशाहीची झालेली हत्या. थोडं जर आपण इतिहासामध्ये जायला गेलं तर इतिहासामध्ये पाहिलं गेलं तर आपल्याला मतदानाचा अधिकार कसा मिळाला त्याचं पहिल्यांदा आपल्याला महत्व असायला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपल्याला कळेल की आदरणीय राहुल गांधी जे काही वोट चोरीबद्दल बोलत आहेत, वोट चोर गद्दी चोर जे बोलत आहेत त्याचं महत्व आपल्याला कळेल. भारतामध्ये अनेक वर्षापासून राजेशाही होती, गुलामगिरी होती आपल्या देशामध्ये. जिथं राजा म्हणावं तिथं प्रजा चालावं. पण त्याच्यानंतर इंग्रज भारतामध्ये आले. इंग्रजांच्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला अनेक वेळेस संघर्ष करावा लागला आणि संघर्ष केल्याच्या नंतर आपल्याला पहिल्यांदा मतदानाचा अधिकार जरी मिळाला असला तरी फक्त मतदानाचा अधिकार जो होता तो त्या त्या घराण्यातील त्या त्या प्रांतातील लोकांना त्या ठिकाणी अधिकार होता. त्याच्यानंतर फक्त काही उच्च जातीच्या लोकांना सुरुवातीच्या काळामध्ये मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि होत असताना हे प्रोसेस होत असताना त्याच्यानंतर छोट्या 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 गोष्टी होत अनेक ठिकाणी लोकांना कळायला लागले की जातीवाद काय असतो, त्या ठिकाणी उच्चता निचता काय असते, कुठल्या प्रकारे अत्याचार केला जातो, या साऱ्या गोष्टी कळायला लागल्या. आणि जसं पहिला म्हटलं जाते की दलितावर होणारे अत्याचार, मडकं पाडणं, या साऱ्या गोष्टी झाल्या. त्याच्यानंतर या साऱ्या संघर्षातून अनेक महापुरुष पुढे आले. महापुरुषांनी सर्व जातींना धर्मांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्या ठिकाणी सर्वांना एकत्रित येऊन एक पुढाकार देण्यासाठी त्या ठिकाणी काय केले, लोकशाही आपल्याला जे काही महत्वाची आहे त्याच्यामध्ये सर्वांना पुढे आणण्याचं काम केलं. प्रत्येक जातीला, प्रत्येक धर्मांना, प्रत्येक गटांना पुढे आणण्याचं त्या ठिकाणी काम केलं. तर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा उद्देश काय होता? आपल्याला जे काही स्वातंत्र्य महात्मा गांधीजींनी आणि त्यांच्यासोबत अनेक आपल्याला स्वातंत्र्य सैनिकांनी, देशवीरांनी आपल्याला त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, आज ती खऱ्या अर्थाने आपल्याला लोकशाही पाहायला मिळते का? हा पहिल्यांदा आपण स्वतःला विचारायला प्रश्न पाहिजे. उघड त्या ठिकाणी मताला 5,000 देतात, काही ठिकाणी 6,000 देतात, काही ठिकाणी 3,000 देतात. मुळामध्ये निवडणूक आयोग जो आहे तो निवडणूक आयोग हे काय आहे तर त्या ठिकाणी आजची जी काही शासन आहे त्या शासनाच्या हाताखालची कठपुतली म्हणजे आपला निवडणूक आयोग आहे. उघडपणे पैसे वाटत असताना त्या ठिकाणी कोणी काही म्हणत नाही. भूतावर दमदाट करत असताना, दादागिरी करत असताना सुद्धा त्या ठिकाणी कोणी काही बोलत नाही. एक पाहायला गेलं तरी इलेक्शन झाल्यात का? तर इलेक्शन आहे, वन साइड इलेक्शन झालेलं आहे. जे आपण म्हणतो की इलेक्शन निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता असायला पाहिजे, एकदम प्रामाणिकपणे काम करायला पाहिजे, असं कुठं आपल्याला तर त्या ठिकाणी पाहत असताना कुठं झालेलं मला तरी त्या ठिकाणी दिसत नाही किंवा तुम्हाला पण त्या ठिकाणी दिसत नाही. त्या ठिकाणी एकेका घरामध्ये 50-50 हजारचे बंडल आणून टाका, 60-60 हजारचे बंडल आणून टाका. मला वाटते की मॅडम या ठिकाणचा जो काही पुढचा खर्च होता कमीत कमी 20 ते 25 कोटीचा खर्च होता नगरपालिकेमध्ये. कमीत कमी 20 ते 25 कोटीचा. जे लोक 20 ते 25 कोटी खर्चित त्या लोकांना लोकशाहीबद्दल काय देणे नाही, त्यांना समाजाच्या प्रश्नाबद्दल त्यांना काय देणे नाही. तर हा मुद्दा एक झाला. तर मुळामध्ये लक्षात घ्या, पैसे वाटण्याचं मेन कारण काय माहितीये का? तर तुमचे जे मतदान ज्या ठिकाणी तुम्ही केलात हे मतदान डायव्हर्ट करण्यासाठी तुम्हाला सुद्धा संभ्रम पडला पाहिजे प्रत्येकाला. अरे गड्या पैसे तर घेतलो होतो पण आपण तर मतदान मॅडमला केलं होतं. हे आपल्या उदगीरपुरतं मर्यादित नाही, थोडं पॅटर्न जरा लक्षात घ्या. अख्ख्या महाराष्ट्रामधला हा पॅटर्न त्या ठिकाणी चालू आहे. जो विधानसभेला पॅटर्न झाला तोच पॅटर्न आता आपल्याला या ठिकाणी नगरपालिकेला सुद्धा महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक ठिकाणी त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. त्या ठिकाणी हे पैसे देऊन काय करण्यात आलेले आहे की त्या ठिकाणी लोकांना दिशाभूल करण्यात आली की प्रत्येकाला काय वाटलं पाहिजे की एकमेकाकडे बघितल्यानंतर संशयाची भूमिका वाटलं पाहिजे. अरे गड्या पैसे घेतला म्हणजे त्या ठिकाणी मतदान त्या ठिकाणी केला असं त्या ठिकाणी संभ्रम निर्माण झाला पाहिजे. आणि ज्या ठिकाणी बूथ आहे त्या बुथावरचे मतदान पाहतोय तर त्या ठिकाणी काहीतरी गडबड दिसायला लागल्या, त्या ठिकाणचा जो रेशो दिसायला लागला वोटचा तो सुद्धा त्या ठिकाणी उचित दिसत नाही. त्या ठिकाणी म्हणजे ह्या ठिकाणी जे आदरणीय आपले राहुल गांधीजी म्हणतात की वोट चोर गद्दी चोर, ह्या ठिकाणी वास्तविकता आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये तर विशेष करून आपल्या उदगीर नगरपालिकेमध्ये तर त्या ठिकाणी प्रकट आढळले आहे. आज ज्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावामुळे आज आपल्याला लोकशाही मिळाली, ज्या परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे प्रत्येक जातीच्या, प्रत्येक धर्माच्या लोकांना त्या ठिकाणी आज मतदान करण्याचा त्या ठिकाणी अधिकार मिळाला आहे. आज खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी मतदान आपल्याला करता येत आहे का ते पहिल्यांदा बघा. काही ठिकाणी तर असं घडलं आपल्या उदगीरमध्ये की मतदान करायला जाऊ नका, तुम्हाला एवढे पैसे मिळतील, मतदान करू नका.
ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे आपल्याला त्या ठिकाणी लोकशाही मिळाली, त्या लोकशाहीचं खून आपल्या उदगीरमध्ये या ठिकाणी उघड उघड त्या ठिकाणी करण्यात आले. आपण कसं म्हणू की हे सर्व जे आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी, तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा. सर्व जनतेने त्या लोकांना जाऊन प्रश्न विचारले, खऱ्या अर्थानं जर लोकशाहीची हत्या जर उदगीरमध्ये कोण केली आहे तर तुम्ही सर्वांनी मिळून पैसे वाटून लोकांची दिशाभूल करून लोकांना डांबून ठेवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या आमुष दाखवून त्या ठिकाणी तुम्ही लोकशाहीची या ठिकाणी उदगीरमध्ये हत्या केला. त्या ठिकाणी येणारा काळ खूप कठीण आहे. मला वाटतंय कदाचित एक चळवळ करणारी, झटणारी, समाजासाठी काहीतरी करणारी हे लास्ट पिढी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत आहे. याच्यानंतर इलेक्शन होणार नाही. अजून 5 ते 10 वर्षानंतर बोली लागेल. उदगीरमध्ये एखादी होडेसारखा, एखादी मुक्कारासारखा, कोटलवारका सारखा एक मोठा माणूस येईल आणि म्हणेल 25 कोटी त्यानं म्हणलं, 50 कोटी त्यानं म्हणलं, 75 कोटी. म्हणजे पुन्हा फक्त बोली लावायचं उदगीरमध्ये, इलेक्शन वगैरे घ्यायचं नाही, डायरेक्ट बोली 100 कोटीमध्ये फायनल. 5 वर्षांसाठी नगराध्यक्ष तू काय करून उदगीरला पूर्ण कापून खा उदगीरमध्ये, तुला कोणी विचारणार नाही. ही अशा प्रकारची लोकशाही आपल्याला त्या ठिकाणी करायचं काय? प्रत्येकाने आपण स्वतःला हा त्या ठिकाणी प्रश्न सुद्धा आपण त्या ठिकाणी विचारणं खूप गरजेचं आहे. बघत चला, येणारा काळ खूप विदारक काळ आहे. उदगीरमध्ये प्रत्येक ठिकाणी भ्रष्टाचार तुम्हाला दिसून येतात. असं गाव नाही, अशी गल्ली नाही त्या ठिकाणी दारूच्या अड्डे नाही, बारच्या अड्डे नाही. एवढं विचित्र प्रकार आपल्या उदगीरमध्ये चालू आहे. एवढंच कशाला 20% 30% 40% पैसे त्या ठिकाणी चालू आहेत आणि पोलीस प्रशासन सुद्धा त्यांच्या हाताखाली आहे. आणि अशा लोकांना त्या ठिकाणी उमेदवारी मिळाली. आणि हास्यास्पद असं आहे की अशी लोक लोकांमध्ये निवडून सुद्धा येतात. हे सर्वात मोठं त्या ठिकाणचं उदगीरमधलं विधारक सत्य त्या ठिकाणी दिसलं. म्हणून हे जे काही लोक मतदान करत असतात तर मी प्रामाणिकपणे सांगतो, हे त्या लोकांचा विजय नाही तर कुठं ना कुठं काहीतरी दालमेक आलंय असं त्या ठिकाणी दिसू लागले. एक आदर्श आमचे भोसले सारखे त्या ठिकाणी उमेदवार पडतात म्हणलं तर त्या ठिकाणी एक हास्यास्पद उदगीरमध्ये वाटायला लागली की कसं काय शक्य आहे. ते कुठंतरी गडबड झाल्यासारखं. मॅडम, इथं तुमचा पराजय नाही, काळजी करू नका, तुमचा ह्या ठिकाणी पराजय नाही. पूर्ण निवडणूक यंत्रणा हातामध्ये घेऊन एवढा पैशाचा पाऊस करून सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांना घाम सुटलेला आहे. आणि एवढे पैसे वाटून सुद्धा त्या ठिकाणी दिशाभूल करून, अहो तुम्ही आता एक मला सांगा, पहिल्या 4 वार्डामध्ये मॅडम तुम्हाला 5,000 ते 6,000ची लीड मिळायला पाहिजे. अहो त्या वार्डामध्ये बीजेपीला लीड मिळते का? हो, माझ्या ज्या वार्डामध्ये बूथ जो काही माझा मुस्लिम बहुल आहे तिथे बीजेपीला लीड मिळते का? हे कुठेतरी काहीतरी मुरायला लागले, कुठेतरी काहीतरी गडबड आहे. आणि हे फक्त झापण्यासाठी पैशाचा त्या ठिकाणी वापर करण्यात येते आहे आणि या ठिकाणी सर्वांनी ओळखून घ्यावं. आणि येणाऱ्या काळामध्ये जर खऱ्या अर्थाने आपल्याला लोकशाही टिकवायचं आहे, आज जरी आपल्या इथं 500-600 हजार लोक जमले असतील तर लाखोच्या संख्येने, करोडोच्या संख्येने आपल्याला लोकशाही टिकवण्यासाठी रोडवर उतरावे लागेल. कारण ही लोकशाही जी आपल्याला मिळालेली आहे, अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपलं बलिदान देऊन देशासाठी त्या ठिकाणी आपल्या लेकरा बाळाला सोडून त्या ठिकाणी त्याग करून आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला लोकशाही मिळवून दिलेला आहे. म्हणून मॅडम, तुम्ही असेल, तुमच्यासोबतचा जो काही टीम असेल, या भविष्यामध्ये जी काही काँग्रेसची जी काही संघटना असेल, ह्या सर्वांनी आपल्याला रोडवर मिळून आपल्याला आपली लोकशाही टिकवण्यासाठी सर्वसामान्य जातीच्या, सर्वसामान्य जातीला, सर्व धर्मांना आणि सर्वांना पुढे घेऊन जाण्यासाठी आपल्याला सर्वांना एकत्रित यावं लागेल असं मी सर्वांना आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत. अभी यह बोल रहे थे, आप नहीं सुन पा रहे थे. ये हकीकत है उदगीर की. प्रशासन से लेकर नगर पालिका के अंदर चुनाव 3000 का जीतते ही उन पैसों का असर ऐसे हुआ, 28 अफराद को कुत्ते ने काटा है. किसी शायर ने कहा है, सास बहू का किस्सा पुराना हो गया, जो निशाने पे था वो बेनिशाना हो गया. सास को कुत्ते ने काटा, हुआ उल्टा असर. सास तो महफूज है लेकिन कुत्ता दीवाना हो गया. ये सत्ता में आते ही लोगों को कुत्ते ने भी काटा. इसके बाद मैं माननीय श्री बलदवा मॅडम एडव्होकेट त्यांना विनंती करतो की त्यांनी येऊन मनोगत व्यक्त करावे. और मेरे सभी भाई बहनों, मैं वार्ड क्रमांक 12 से शिवसेना से खड़ी थी, लेकिन मैंने जो देखा, ये लोकशाही है ये कहने को शर्म आ रही है.
लोकशाही को अब ढूंढने की जरूरत पड़ गई है। मैंने खुद से बोगस वोटिंग करते टाइम एक महिला को पकड़ा था, लेकिन वहाँ जो माहौल खड़ा कर दिए, कोई पुलिस सेंटर ने मुझे सपोर्ट नहीं की। सुबह जब वहाँ बूथ पे पैसे बांट रहे थे, उसी बूथ पे प्रचार चालू था, मैंने डीवाईएसपी सर को फोन किया, तब उनकी गाड़ी आई। उस टाइम तो वहां से वो लोग चले गए, फिर से बार बार वही रिपीट था। और रात में भी मशीनों में वहां बिगाड़ हो रहा था। मैं मेरे प्रतिनिधि देने गई थी, तो मेरे पीछे पीछे अपोजिशन के लोग आए थे और रात भर वहां तो वही प्रोग्राम चला जिसका हमको डर था। और सुबह में उसी मशीन में जब इलेक्शन चालू हुआ तो वो मशीन बंद हो गई। जब वहां पे मशीन बंद हुई, मैं दूसरी बूथ पे चली गई थी, तो मेरे गाड़ी का टायर जो है उसको फाड़ दिया गया। इतना ही इतने नीच लेवल का काम किया इन लोगों ने, मेरे गाड़ी के ब्रेक भी खराब कर दिए ताकि मैं यह बूथ से वो बूथ तक ना जा सकूं। अब मुझे ऐसे सवाल आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जहां मैंने लोगों को बिठाया, वहां से मेरे लोगों को भी उठा के लेके गए। कहाँ है लोकशाही मुझे नहीं पता है। और बाकी के लोग जो क्वालिफाइड है, जिन्होंने बोला कि नहीं मैडम आप पढ़े लिखे लोगों को भी लाना जरूरी है, कुछ तो नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने भी कहा कि हमने आपको वोट दिया, वहां देखा गया तो वोट की संख्या कुछ भी नहीं। शर्म आ रही है कि लोकशाही है या नहीं। किसको पूछना है, क्या पूछना है, जनता में आवाज करने की ताकत नहीं है। 2014 से मैं देख रही हूँ, महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन लोगों के हाथ का काम खत्म हो चुका है। लोग इतने लाचार, मजबूर, बेबस है। ठीक है, ये तो जनता है। सवाल यहाँ आता है कि जो अधिकारी लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, उनको तो इतना पेमेंट है। इतना पेमेंट होने के बावजूद भी इतने लाचार कैसे हो गए? क्या यहाँ पे संविधान है? क्या यहाँ पे अम्बेडकर साहब की जो बातें कही गई है वो जिंदी है? क्या कोई समझ सकता है अम्बेडकर जी कौन है, कैसे है, उनकी क्या कहना, वो क्या कहना चाहते थे, लोगों को क्या देना चाहते थे? और आज कौन कर रहा है ये गंदगी और कौन फैला रहा है, इसके ऊपर हम सबको विचार करने की जरूरत है। अम्बेडकर जी के जो विचार थे, उन विचारों की हत्या हो रही है। संविधान की तो हत्या 50% से ज्यादा हो चुकी है। अब 50% को बचाना है या नहीं, ये हमारे ऊपर है। अगर हम पैसा लेके वोट देंगे तो ना ही संविधान बचेगा, ना ही लोकशाही, और ना ही अम्बेडकर जी के विचारधारा। और जो सही में अम्बेडकर जी को मानता है, उनकी विचारधारा पे चलता है, तो यहाँ पे एक न एक दिन लोकशाही फिर से जिंदी हो सकती है। अगर समझो आप उनकी विचारधारा को ना समझ सकेंगे और ना ही उसको समझा के लोगों को बता के कर सकेंगे, तो अपने हाथों से अपने लोगों की हत्या होने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस इलेक्शन का विरोध करना चाहिए और सब जनता रोड पे आना चाहिए। और ये ईवीएम मशीन का जो चल रहा है घोटाला, ये सब बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर फिर से आना जरूरी है। ये सबकी मांग होनी चाहिए और सब जन मिलकर इसको साथ देना जरूरी है। बस मैं यही कहती हूँ कि सब जन साथ मिलके एक को एक साथ देंगे। यहाँ पक्ष का विचार मत कीजिए, अपने बच्चों का, अपने बच्चों के फ्यूचर का, अपनी लोकशाही का, अपनी भारत माता का विचार कीजिए और सब एक दूसरे को सहारा दीजिए, एक दूसरे हाथ को हाथ मिला के आगे बढ़िए और ऐसे लोगों को विरोध कीजिए। मैं इतना ही आप सबको आह्वान करती हूँ और मेरे 2 शब्द यहाँ पे खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद संध्याताई ओम गांजुरे यांना पण विनंती आहे की कृपया त्यांनी येऊन 2 मिनिटमध्ये आपला भाषण संपवा। इसके बाद माननीय श्री आशिष जी पाटील यांना विनंती आहे की कृपया त्यांनी येऊन मनोगत व्यक्त करावे।
संध्या गांजुरे अपनी पार्टी की तरफ से। एक्चुअली कहना बहुत कुछ है लेकिन मुझे एक्सपीरियंस व्यक्त करने नहीं आता, लेकिन हम हारे नहीं हैं, इतना जरूर कहना चाहूंगी, हम हारे नहीं हैं। लेकिन जब भी शेरनी आगे बढ़ने की कगार पे रहती है वो एक कदम पीछे हटाती है। बस हमने एक कदम पीछे हटाया है ताकि आगे बढ़कर जोरों शोरों से आ सके। मैम तुम जरूर आगे। थैंक यू। नगर परिषद उदगीरच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उदगीरकर मतदारांचे आभार मानण्यासाठी आणि या निवडणुकीची सर्व कथा कहाणी रेकॉर्डवर आणण्यासाठी आयोजित केलेल्या आजच्या या सुंदर अशा कार्यक्रमाच्या साठी आवर्जून उपस्थित असलेल्या लातूर जिल्हा काँग्रेस महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा शिलाताई पाटील, तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय मित्र संतोष बिरादार साहेब, उदगीर शहर काँग्रेसची धुरा ज्यांनी समर्थपणे दीर्घकाळापासून सांभाळलेली आहे, या पडझडीच्या काळामध्ये पक्षाला ज्यांनी योग्य दिशा दाखवली, बळ दिलं, असे शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक मंजूर खान पठाण साहेब, ज्यांनी उदगीर नगरपालिकेच्या निवडणुकीचं नेतृत्व केलं, या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाचा चेहरा म्हणून ज्यांनी उदगीरच्या जनतेला मतं मागितली, राहुल अली गांधी जनाब सुभान अली साहब उदगीर के जमहूर प्राइमरी हाई स्कूल पर तशरीफ फरमा है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि इनके लिए खड़े रहकर एक मर्तबे जोरदार तालियों के साथ अली जनाब सुभान अली साहब का वेलकम करें, इस्तकबाल करेंगे। अली जनाब सुभान अली साहब बहुत बड़े लेखक हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, हर जबान में आपको महारत है। अली जनाब सुभान अली साहब। व्यासपीठावर या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले अंजुम खादरी मॅडम, नुकत्याच निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेविका संध्याताई गांजुरे, काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी मालिकाताई मुळे, या निवडणुकीला काँग्रेस पक्षाकडून उमेदवार म्हणून उभे राहिलेले सर्व उमेदवार आणि या कार्यक्रमामध्ये सध्याच्या परिस्थितीमध्ये लोकशाहीच्या समोर असलेल्या आव्हानांच्या संदर्भामध्ये आपल्याला सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी ज्यांचं व्याख्यान आपण आयोजित केलेलं आहे ते सुभान अली साहेब, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, मित्रांनो, उदगीरची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली, संपन्न झाली। या निवडणुकीला 10 वर्षाच्या नंतर सामोरं जात असताना उदगीरची जनता उत्स्फूर्तपणे बाहेर आली। मोठ्या प्रमाणात या निवडणुकीमध्ये जवळजवळ 70% लोकांनी आपला मतदानाचा अधिकार बजावला। त्या निवडणुकीचे निकाल लागले आणि निकाल लागल्याच्या नंतर आजचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचा असं काय वेगळं कारण असेल, काय प्रयोजन असेल, असा प्रश्न आज उदगीरकरांना पडलेला असू शकतो। या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करत असताना मला या कारणावर थोडा प्रकाश टाकण्यामध्ये आनंद वाटला। एक महिना सबंध उदगीरचे वेगवेगळे जे विकासाचे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांना घेऊन उदगीरच्या नागरिकांनी उराशी बाळगलेली जे स्वप्न आहेत ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काय केलं पाहिजे याचं एक ब्लूप्रिंट घेऊन लोकांमध्ये आम्ही फिरत होतो। अर्थातच या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान
काँग्रेस पक्षाचे जे नेते होते, मंजूर खान पठाण साहेब असतील, संतोष बिरादार साहेब असतील, कल्याण पाटील असतील, शिलाताई पाटील असतील, यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही ही निवडणूक लढवली. आणि ही निवडणूक लढवत असताना काँग्रेस पक्षाचा चेहरा म्हणून, जसं देशामध्ये आपण राहुल गांधीकडे पाहतो, तसं उदगीरमध्ये काँग्रेसचा चेहरा म्हणून आम्ही अंजुम खाद्री मॅडमकडे, डॉक्टर खाद्री यांच्याकडे पाहून ही निवडणूक लढवली. उदगीरकरांनी प्रचंड प्रेम दाखवलेलं आहे काँग्रेस पक्षावर, डॉक्टर खाद्रीवर, आणि प्रत्येक प्रभागामध्ये उभं राहिलेल्या हाताच्या चिन्हाच्या समोर ज्यांचं नाव होतं त्या सर्व उमेदवारांवर उदगीरकरांनी प्रचंड प्रेम दाखवलं, उत्स्फूर्तपणे मतदान केलं. आणि या मतदाराचा आभार मानलं पाहिजे, याच्यासाठी आज हे कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्याचबरोबर या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये खऱ्या अर्थानं लोकशाहीचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या लोकांवर दिलेली होती, त्या लोकांनी आपली जबाबदारी कशा पद्धतीने पार पाडली, त्यांनी त्यांचं कर्तव्य बजावलं का, याची समीक्षा सुद्धा उदगीरकरांनी करणं आवश्यक आहे. निवडणूक लागल्याच्या नंतर शहरभरामध्ये वेगवेगळ्या प्रभागामध्ये, वेगवेगळ्या भागामध्ये शहराच्या आपण आपल्या उमेदवारांचे चेहरे असतील, आपल्या पक्षाची सत्ता या संस्थेवर आल्याच्या नंतर आपण जे अभिवचन लोकांना दिलेलं आहे, आपला जो मॅनिफेस्टो आहे, जाहीरनामा आहे, ते असेल, हे आपण बॅनर लावून लोकांना सांगणार आहोत. हे बॅनर कोणकोणत्या ठिकाणी लावायचे आहेत पक्षाच्या वतीनं, याच्यासाठी आपण परवानगी काढायला तहसील कार्यालयामध्ये गेल्याच्या नंतर त्यांनी अगोदर नगरपालिकेकडे बोर्ड दाखवलं, नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याकडे गेल्याच्या नंतर त्यांनी तहसीलच्या अधिकाऱ्याकडे बोर्ड दाखवलं. 3 दिवस एका राष्ट्रीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची टोलवाटोलव करण्यात आली. या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री डॉक्टर खाद्री मॅडमची अशा पद्धतीची उमेदवारी होती की यांच्या विरोधात प्रचार करण्यासाठी उदगीरला आले. मुख्यमंत्र्यांची सभा होईपर्यंत काँग्रेस पक्षाचा एक सुद्धा बॅनर या शहरात लागला नाही पाहिजे, याची दक्षता घेणारे हे अधिकारी प्रशासनातले कोण होते हे उदगीरकरांनी विचारलं पाहिजे. याच्यासाठी आज हे कार्यक्रम घेत आहेत. जे नागरिक शहराच्या विविध कानाकोपऱ्यामध्ये आहेत त्या नागरिकांना सांगितलं पाहिजे की काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी कुणाला दिलेली आहे, आणि हे उमेदवार निवडून जर आले तर या शहराच्या विकासामध्ये काय दृष्टी घेऊन येत आहेत समोर, हे सांगण्यासाठी ज्यावेळेस भोंगे लावलेले प्रचाराचे ऑटो उदगीर शहरामध्ये फिरणार होते, तर प्रशासनाने निक्षून काळजी घेतलेली आहे की मुख्यमंत्र्याची सभा होईपर्यंत एक सुद्धा राष्ट्रीय पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा ऑटो उदगीरच्या रस्त्यावर फिरणार नाही. याची काळजी घेणारे हे प्रशासनातले झारीतले शुक्राचार्य कोण आहेत हे उदगीरकरांनी विचार केला पाहिजे. याच्यासाठी आज हा कार्यक्रम होत आहे. ज्यावेळेस आम्हाला काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बॅनर लावण्याची परवानगी मिळत नाही, ऑटो रिक्षा फिरवायची परवानगी मिळत नाही, आणि मुख्यमंत्र्याच्या सभेला 4 गावची जनता गोळा करून जिल्हा परिषदेवर सभा झाली, हेच मुख्यमंत्री होते. थोडा आठवण करून बघा, विनंती आहे उदगीरकरांनो. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याच उदगीरच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आले होते. तावाने त्यांनी भाषण केलं होतं. 2017 सालच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये यांनी उदगीरकरांना सांगितलं होतं, अभिवचन दिलं होतं की उदगीर जिल्हा झाल्याशिवाय राहणार नाही. आज 10 वर्षाच्या नंतर त्यांना याच ठिकाणी येऊन उदगीरकरांना ज्यावेळेस सांगायची वेळ आली तर त्यांना गेल्या वेळेस दिलेल्या अभिवचनांचा विसर पडला होता. उदगीरच्या जनतेने याची नोंद घेतली आणि मतदानामधून त्याचं उत्तर दिलेलं आहे. परंतु उदगीरकर जनतेने जे मतदान केलंय तेच मतदान निकालाच्या स्वरूपानं आपल्या समोर आलंय का, याचा संशय आज निर्माण झालेला आहे. हा संशय आशिष पाटलाच्या मनात निर्माण झालेला नाही.
हा संशय उदगीरच्या नगरपालिकेत काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर थांबलेल्या उमेदवारांच्याच मनामध्ये निर्माण झालेला नाही. हा संशय उदगीरच्या प्रत्येक मतदाराच्या मनामध्ये आज निर्माण झालेला. मी ज्यावेळेस निवडणूक प्रक्रियेवर संशय घेत आहे, मी ज्यावेळेस तुम्हाला म्हणत आहे की उदगीरकर नागरिकांनी अत्यंत मनापासून प्रेम करून काँग्रेस पक्षाला भरभरून मतदान केलंय, परंतु ते निकालात प्रतिबिंबित होत नाही. जर त्यावेळेस मी त्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर संशय घेतो तर माझी ही जबाबदारी आहे की मी हे संशय का घेतो हे तुम्हाला सांगितलं पाहिजे. अनेक निवडणुका आपण पाहिलेल्या आहेत. निवडणुकीची एक पद्धत असते. मतदाराला प्रत्येक राजकीय पक्ष सांगत असतो की बाबा तुझं जे मतदान आहे ते फलाण्या बुथावर आहे, या अनुक्रमांकावर तुझं नाव आहे, तुला ह्या दिवशी फलाण्या जागी येऊन तुला जो उमेदवार पाहिजे त्याच्या समोर मतदान करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपण पोलचीट छापतो. त्या पोलचिटावर सर्व मतदाराची त्या मतदाराचं नाव आहे, त्याची सविस्तर माहिती असते, त्याचं मतदान कुठं आहे ते असते, त्याचा अनुक्रमांक असते. ही जी माहिती असते मतदाराची, ही मतदाराची माहिती नगरपालिकाच पुरवते ना. त्या माहितीच्या आधारावर काँग्रेस पक्षाने पोलचीट छापले. 1, 2 हजार, 5,000, 10,000 नाही, 85,000 पोलचीट छापल्या. प्रत्येक माणसाच्या नावाने पोलचीट छापली आणि इतक्या लोकांच्या हातापर्यंत ते पोलचीट नेऊन पोहोचवण्याचं काम काँग्रेस पक्षाने केलं. यात वेगळं काय? काँग्रेस पक्षाने केलं तेच भाजपने केलं, तेच इतर सर्व पक्षांनी केलं. पण 2 डिसेंबरच्या दिवशी मतदानाची प्रक्रिया चालू झाली. त्या मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये जे पोलिंग एजंट म्हणून काँग्रेस पक्षाने त्या बुथावर बसवलेले होते आणि तो मतदार त्या बूथवर आला, तर त्यानंतर आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आलं की आम्हाला पुरवण्यात आलेलं मतदाराचा जो क्रमांक आहे तो चुकीचा आहे आणि जे सत्तेतले पक्ष आहेत त्यांच्या पोलचीटवर बरोबर योग्य तो अनुक्रमांक आहे. हे असं नेमकं कसं होऊ शकतं? ज्या लोकांना आपण लोकशाहीचं संरक्षण करा म्हणून खुर्चीवर बसवलेलं आहे, त्या लोकांनी जर बेजबाबदारपणे वागायचं ठरवलं तर भारताच्या राज्यघटनेचं, संविधानाचं आणि या लोकशाहीचं भवितव्य धोक्यात आलेलं आहे. हे तुम्ही लक्षात घेणं माझ्या कळकळीची विनंती आहे आणि माझं कर्तव्य आहे या ठिकाणून तुम्हाला सांगणं. कुठलीही निवडणूक लागल्याच्या नंतर त्याच्यासाठी एक आदर्श आचारसंहिता असते. TN सेशन नावाचे निवडणूक आयुक्त जे झाले त्यांनी आपल्याला एक पायंडा घालून दिलेला आहे की कुठल्याही पद्धतीने सत्तेचा गैरवापर होणार नाही आणि एक समान संधी दोन्ही पक्षांना उपलब्ध होईल, ज्या अर्थी लोकशाही टिकून राहील आणि मतदाराकडे एक संधी राहील कुणाला निवडून द्यायचं आहे. परंतु या निवडणुकीमध्ये ती आचारसंहिता धाब्यावर बसवून जर लोकप्रतिनिधी आपले बॉडीगार्ड घेऊन बूथ मध्ये जाऊ लागले, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर जर दडपण आणू लागले, तर ही निवडणूक समान लेवल प्लेइंग फील्डवर कशी होईल? निवडणूक आयोगाने जे बूथच्या मध्ये मतदान पारदर्शकपणे व्हायला लागले का नाही याची नोंद राहिली पाहिजे म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणं बंधनकारक होते. याच शाळेमध्ये, याच प्रांगणामध्ये, इथल्या खोलीमध्ये आपण मतदानाला आलो होतो, आपल्याला आठवत असेल. ते सीसीटीव्ही कॅमेरे बूथच्या मध्ये मतदानाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे होत आहे का, नियमाप्रमाणे होत आहे का हे दाखवण्याच्या ऐवजी ते सीसीटीव्ही कॅमेरे शाळेच्या बाहेर लावलेले होते. याच्या मागे हेतू काय? आज या ठिकाणी निवडणूक होऊन गेल्याच्या नंतर, निकाल लागून गेल्याच्या नंतर मी तुमच्या समोर उभा राहून हे प्रश्न याच्यासाठी मांडतोय की लोकशाही जर टिकवायची असेल तर निवडणुका पारदर्शकपणे होऊ द्यायच्या असतील, जर तुम्ही मतदार आहे, तुमचं जे मतदानाचा अधिकार आहे, तुमचं मतदान ज्या उमेदवाराला द्यायचं आहे त्याच उमेदवारासमोर जर नोंद व्हायचं असेल
तर या गोष्टी आज गंभीर चिंतनाचा विषय झालेल्या आहेत. मतदारांचे आभार मानत असताना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये झालेल्या गडबडीबद्दल सुद्धा बोलणं एक कार्यकर्ता म्हणून माझं कर्तव्य आहे. या विषयावर सविस्तरपणे मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण सुभाष अली साहेबांना या ठिकाणी बोलवलेलं आहे. त्यांनी या विषयावर अनेक वेळेस अनेक शहरांमध्ये सविस्तरपणे बाजू मांडलेली आहे. मी खरं तर एका अर्थाने आभारच मानायला पाहिजे खाद्री डॉक्टर खाद्रींनी सुभाष अली साहेबांना आज या ठिकाणी जे बोलवलेलं आहे, तर या औचित्याने उदगीरकरांचं एका अर्थाने प्रबोधनच होणार आहे. भारतामध्ये ज्यावेळेस ही शासन प्रणाली आधुनिक काळातली आली, तर त्यावेळेस सत्तेचं विकेंद्रीकरण करणं किती गरजेचं आहे. हिटलर असेल नाहीतर स्टॅलिन असेल, कुठलाही विचारधारेचा अतिरेकी हुकुमशहा काही कामाचा नसतो. लोकशाही कामाची असते आणि लोकशाहीमध्ये सत्तेचं विकेंद्रीकरण होणं खूप महत्वाचं असतं. आणि ही सत्तेचं विकेंद्रीकरण करत असताना अधिकाधिक शक्ती जर मतदाराच्या हातात, नागरिकांच्या हातात द्यायचा असेल, तर काही जबाबदाऱ्या लोकसभेवर दिलेल्या आहेत, काही विधानसभेवर दिलेल्या आहेत आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून आपण सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आज आपण पाहतो स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या ठेकेदार केंद्रीय होऊन गेलेल्या आहेत. याच्यामध्ये एका अर्थाने आपण पाहायला गेलं तर हे लोकांचे लोकप्रतिनिधी नसून हे दलाल, व्यापारी आणि ठेकेदार या लोकांची मक्तेदारी करण्याचं क्षेत्र आज हे झालेलं आहे. आणि या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं नागरिकांच्या हातात जी सत्ता आली पाहिजे, तो हेतूच आपण कुठंतरी गमावून बसलोय की काय. या निवडणुकीला सामोरं जात असताना काँग्रेस पक्षाने या सर्व प्रश्नांवर आत्मचिंतन केलेलं होतं. एक सक्षम उमेदवार, एक सुशिक्षित, एक चारित्र्य संपन्न आणि एक उदगीरला शोभन असं विचारधारेसाठी तळमळीनं काम करणारी चळवळीतली एक उमेदवार म्हणून डॉक्टर खाद्रीला या निवडणुकीमध्ये आपण उमेदवारी दिली. त्यांनी ही निवडणूक अत्यंत सन्मानजनक पद्धतीने लढवली. उदगीरकरांनी त्यांच्यावर प्रचंड प्रेम केलं, परंतु त्यांच्यावर दिलेलं मतदान या प्रक्रियेमध्ये योग्य पद्धतीनं नोंदवलं गेलं नाही, हा संशय आज उदगीरच्या प्रत्येक मतदारामध्ये आहे. मी उदगीरकर मतदारांचे आभार तर मानतोच, पण त्याचबरोबर माझ्या आजच्या मनोगतामध्ये मी उदगीरकरांना विनंती करतोय की तुम्ही या सर्व गोष्टीचं गंभीरपणानं चिंतन करा, इतकी विनंती करतो आणि माझं लांबत चाललेलं मनोगत थांबवतो. माझी अपेक्षा आहे की सुभाष अली साहेबांचं जे मनोगत आहे, जे व्याख्यान आहे, ते आपण सर्व लोक अत्यंत शांत चित्ताने बसून या ठिकाणी ऐकाल एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. इसके बाद दावत माइक देता हूं आणि माननीय श्री सिद्धेश्वर लांडगे सर त्यांनी येऊन फक्त 1 मिनिट या 2 मिनिट मध्ये मनोगत व्यक्त करावे. श्री सिद्धेश्वर लांडगे साहेब. मी ॲडव्होकेट बबन जाधव. थोडस मी कन्फ्युज आहे मॅडम, कारण तुम्ही आभार कार्यक्रम ठेवलाय. जनतेनं नक्कीच तुम्हाला बरोबर मतदान केलेलं आहे, आम्हाला निश्चित माहिती आहे. पण कोण खरोखर निवडून आलंय आणि कोण खरोखर पडलेला आहे हे सगळ्यांनी आपण कन्फ्यूज असणं गरजेचं आहे, निश्चित नसावं. कारण आपण थोडंसं मला वाटतं की आपण खरं तरी हे तुम्ही विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या आयोजक होतात म्हणून आमचा तुमच्यावर फार जास्त विश्वास आहे. कारण तुमच्या रक्तात विद्रोह आहे आणि आम्ही सहसा कुठली सभा अटेंड करत नाही बरं का. अलीकडे आम्ही बंदच केलं भाषण आहे. कारण राहुल गांधीने जे कार्यक्रम हाती घेतला आहे, वोट चोरीच्या संदर्भातला असो किंवा जी हुकुमशाही, जी बेबंदीशाही जी भारतामध्ये चालू आहे, पण मी तुम्हाला त्या दिवशी मुळावर घाव घालूनच बोललो होतो की आपलं कुठंतरी चुकतंय. हे सगळं समीकरण एकंदर ज्या आंदोलनाच्या दिशेनं आपलं जायला पाहिजे होतं,
कारण आपण एकीकडे निवडणुका लढतच चाललोय आणि एकीकडे पडत चाललोय आणि पडल्यानंतर पुन्हा ईव्हीएम, पुन्हा निवडणूक आयोग, पुन्हा सत्ताधाऱ्याविषयी दोष देत फिरलो आणि मातम मनवत आहोत. पडण्याचं सतत मातम चालू आहे आपलं. म्हणून आपल्याला ठळक एक निवडणूक आयोगाचा जो कोणी प्रमुख आहे त्याची नेमणूक चुकीची, सुप्रीम कोर्टाच्या जजची नेमणूक चुकीची, हे सगळं आपल्याला दिसतंय. ईडी, सीबीआय ह्या सगळ्या संस्था कशा गुलाम म्हणून काम करतायत. तरी आता आमचे मित्र आशिष पाटील बोलले म्हणजे आपण म्हणजे कुठं चुकतोय तर आपण आणखीन लोकशाहीमध्ये जगत आहोत असंच आपण बोलतोय. लोकशाही राहिलेली नाही हे कधीतरी मान्य करा आणि ठरवा की आपल्याला निवडणुकीला सामोरे जायचं नाही. कारण कुठंतरी बघा म्हणजे पूर्वीच्या समाजसुधारकांनी, महापुरुषांनी या देशाच्या हितासाठी, समाजाच्या कल्याणासाठी स्वतःचा जाती धर्म सगळं विसरून त्याच्या पलीकडे जाऊन समाजाच्या उत्थानासाठी स्वतःला वाहून घेतलं. त्या सगळ्याला समोरून आपण एक विद्रोही भूमिका घेणं गरजेचं आहे. 1947ला भारत स्वातंत्र्य झाला. त्याच्यानंतर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या देशाला दिशा देण्यासाठी मार्गदर्शक म्हणून एक राज्यघटना बनवली. त्याला स्मरून, त्याला प्रमाण मानून, त्या चौकटीमध्ये राहून अहिंसेच्याच मार्गाने, गांधीच्याच मार्गाने आपल्याला आंदोलनाची दिशा ठरवावी लागेल. 2014 नंतर आपण गुलामगिरीमध्ये गेलो हे मान्य करावं लागेल आणि निवडणूक ह्या प्रक्रियेपासून दूर होऊन निवडणुकीला आपण सामोरे जायचं नाही आणि निवडणुका होऊही द्यायच्या नाही. त्या दोन्ही अंगाने आपल्याला चालावं लागेल. आणि मला वाटतं आणि ही दिशा आंदोलनाची ठरवत असताना आपल्याला सेक्युलर विचारांचे लोक याच्यामध्ये समाविष्ट करावे लागतील. त्याच्यानंतर तुम्ही जशी जशी ही आंदोलनाची दिशा पुढे जात राहील त्याची आचारसंहिता ठरवावी लागेल, त्याचे उद्देश ठरवावे लागतील. मला वाटलं होतं की ह्या पद्धतीची आज ही बैठक असावी आणि अशा लोकांची आपण कोर कमिटी करून आंदोलनाची दिशा ठरवणं गरजेचं आहे. बाकी तुम्ही निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये मातम मनवणं बंद केलं पाहिजे. आपण पडलो कसं, कारण उघड निवडणुकीचा प्रमुख जर चुकीचा असेल, सगळ्या यंत्रणा जर त्यांच्या असतील तर आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टीचं त्यांनी कसं केलंय, मतदारातील काय भूल केले त्या नाही ते भानगडीवर आज बोलण्याला हरकत नाही. कारण आज 15-20 वर्षाला आपण तेच बघलालोय, प्रत्येक निवडणुकीत तेच बघलालोय. आपण आपले उमेदवार थांबवायचं बंद करत नाही, पडल्यानंतर आपण दोष देणं तेच चालू करतोय. हे बोलण्याची आज वेळ आणि 20 वर्षानंतर विधानसभेला आपण ज्या पद्धतीनं पडलो का निवडलो होतं हेच माहित नाही. ज्याला निवडून येणार नाही माहित होतं ते पडले आणि जे पडणार होते त्यांना अचानक कळाले की आम्ही निवडून आलो. म्हणजे एवढं जर त्या पद्धतीनं जर झालेलं असेल तर तेव्हाच हा उठाव होणं गरजेचं होतं. पण 20 वर्षानंतर आज आपण नगरपालिकेला पडल्याच्या नंतर कुठंतरी ह्या पद्धतीचं आपलं अनालिसिस चुकतंय. आज लोकशाही राहिलेली मान्य करा, निवडणुकीला सामोरं जाणं बंद करा आणि आपल्याला विद्रोहाची भूमिका घ्यावी लागेल. एक मोठा लढा, जन आंदोलन ह्या सगळ्या बेबंदशाहीच्या विरोधामध्ये उभं करावे लागेल. एवढं बोलतो आणि थांबतो. धन्यवाद. वक्त काफी है, सर्दी का मौसम है. इसके बाद बिला ताकीर के मैं आप लोगों के दरमियान में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ करना चाहता हूं जो उदगीर शहर के लिए अगर मैं उसे खिताब झांसी का दूं तो कम है, अगर मैं उसे खिताब फातिमा का दूं तो कम है, अगर मैं उसे इस मुल्क के योद्धाओं का अगर दूं तो भी खिताब कम है. नीडर बने, बेबाक कातुल, हक की आवाज कहने वाली, अनेक मोर्चों आंदोलनों में काम करने वाली, सियासी माहौल में शाहीन बाग के तस्करे से मुझे रोका रखा, उसके बाद भी मुझे हिजाब आंदोलन से रोके रखा, उसके बाद मैंने मुंह नहीं खोला. ऐसी कार्टून नीडर है. जिस वक्त सुभान अली साहब मैं रिजल्ट को देख रहा था मुझे डर लग रहा था. वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 4 तक बाबा जी का टुल्लू मिला. इस तरह शहर में बम फूटा. घड़ी घड़ी घड़ी. अगर यहाँ के हर एक उम्मीदवार घड़ी से जीतने वाले से अगर मैं सवाल करूं 10:15 बजे क्यों रुका है तो कोई नहीं कह सकता ऐसे उम्मीदवार शहर में आए.
वो आए नहीं है, बल्कि 3,000 रुपए ने उन्हें यहाँ पर लेकर आया है। अगर ये अल्फाज भी कहूं तो कम है। बहरहाल जिस वक्त मैं रिजल्ट देख रहा था, ऐसे रिजल्ट आए तो मुझे हैबत, मेरी कैफियत बदल गई, आंखों में आंसू थे। कहीं मैडम आप किसी हॉस्पिटल में मुझे नजर आएंगे, ऐसा दिल कह रहा था। लेकिन जुर्रत के साथ, जज्बात के साथ, हिमाकत और दिलेरी के साथ खड़ी रही, नासु बहाते हुए, डटते हुए कहने लगी, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाएगी तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूटता है, पत्थर की चोट से पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर। डॉक्टर अंजुम कादरी साहिबा माइक पर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे अजीज भाइयों और बहनों। स्टेज पे जलवा अफरोज मेरे भाई सुभान अली साहब, बिरादर संतोष बिरादर साहब और मेरी बहनें शीला ताई, वल्दावा मैडम, मुरे ताई, अजीम भाई, मंसूर भाई, माने सर, लक्की पाटिल सर और हमारे पूरे 40 उम्मीदवार। शुरुआत कहाँ से करूं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शुरुआत तो करना है। आप लोगों ने इतना भर के प्यार दिया, उदगीर के हर समाज के, हर तबके के लोगों ने। मैं जहां जहां जो वार्ड से निकली ताई, आप मेरे गवाह हैं, हर एक ने मेरी, किसी ने आरती उतारी, किसी ने सत्कार किया, तो किसी ने रोजा रखा, तो किसी ने व्रत किया। आज हम गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने की जिंदा मिसाल बन गए थे, लेकिन आज मैं इलेक्शन हारी हूं, लेकिन मैं लोगों के दिलों पे राज कर रही हूं, मैं राज कर रही हूं। मैं ऐसी भी रानी हूं, मैं वैसी भी हूं। मेरी बहनों और भाइयों के लिए मैं आधी रात के लिए मैं तैयार हूं। मैं हारी नहीं, इलेक्शन हार गया, मैं जीत गई हूं, मैं जीत गई हूं। मैं रोने या मातम करने नहीं आई हूं यहाँ पर, मैं ये बताने आई हूं कि इलेक्शन के जो तरीकाकार हैं वो गलत है। एडवोकेट जाधव सर, तुम्ही जे सांगितलं वो बिल्कुल सही है, हमको ये बदलना पड़ेगा। उदगीर की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, शाहीन बाग हो या विद्रोही साहित्य सम्मेलन हो, इसमें हमारी औरतों ने, सुभान भाई आपको मालूम है, 5-5 हजार औरतें, ऐसे नहीं कि हमारे हर समाज की औरत मेरे साथ थी। कभी हवन हो रहा था तो कभी नमाजें पढ़े जा रही थी। मैं नहीं भूल सकती, ये हमारी उदगीर के प्यार को मैं नहीं भूल सकती, और मैं न कभी भूलूंगी ना मैं कुछ करूंगी। मेरे ये नौजवान बच्चे जिन्होंने आज 3 महीने हो गए ये इतनी मेहनत की, मैं कुर्सी की जंग नहीं लड़ रही हूँ, मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, मैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही हूँ। आज ईवीएम को अगर से काबू नहीं किएंगे तो हम गुलाम बन जाएंगे, गुलाम। आज पूरे महाराष्ट्र में, सुभान भाई, पूरे महाराष्ट्र में एक नगर अध्यक्ष सत्ताधारी और 75% उनके साथ के नगर सेवक है। और साथ में ये बोलना चाह रही हूं मैं कि वो लोग कौन होते हैं, हमारा जमीन खरीदने वाले। मैं इलेक्शन हारने के बाद मैं हर वार्ड गई, हर कोई, मैं ऐसे जगह गई जहां मेरी बहनें रोजा और व्रत रखे, रोजा और व्रत नहीं खोला था, लेकिन मैं उनको जाके समाधान करी। लोग परेशान हैं, हर कोई ये बोल रहा है कि बाजी हमने तुमको वोट दिया, ताई आम्ही तुम्हाला मतदान केलं, असं कसं झालं। ये दुनिया जो है, ये लोग बहुत खराब लोग हैं।
और राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के को मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझे भरोसा किया, मुझे टिकट दिया, उनका तो मैं आभार मान रही हूँ। माननीय दिलीप राव जी, अमित भैया देशमुख, धीरज देशमुख, उन्होंने कोई कसर नहीं की छोड़ी कि मुझे मदद करने की, और मेरे उदगीर वासियों ने भी कुछ मदद, बहुत ज्यादा मदद की। और मैं ये मेरी आंख पर आ रही है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके लिए एक शेरनी की तरह हर दिन रात मैं आपके लिए लड़ूंगी, जरूंगी। और ज्यादातर अपने को एक जन आंदोलन ईवीएम के खिलाफ शुरू करना है, और मैं यहाँ से आपको एक ये देती हूँ, आश्वासन देती हूँ कि हम बिल्कुल जल्द ही जन आंदोलन शुरू करेंगे, और हम साथ साथ राहुल जी के विचारों पे चलेंगे। इतना बोल के मैं फिर से उदगीर वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और हर फोरम, हर इसके लोगों का कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपकी हूँ, आपकी रहूंगी, बिल्कुल आपके लिए मैं बहुत हमेशा काम करने की ख्वाहिश रखूंगी, बिल्कुल मैं कभी हार नहीं मानूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। बस मुझे बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बोलिए ये अल्फाज कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ बोल सकती है, लेकिन आप इमोशनल हो रही हैं। हम लाजिम है जरूर देखेंगे। इसके बाद मैं ऐसी शख्सियत को दावत माइक देना चाहता हूं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पर, छत्रपति शिवाजी महाराज पर, हर एक योद्धा पर तारीख ऐसी बयान करते हैं, तारीख दारे आपका हर लफ्ज इस तरह निकलता है। अगर उन अल्फाज को किताबचे के अंदर लिखकर अगर किताब की तहरीर दी जाए तो वो किताब की शक्ल ले सकती है। अगर आपका अल्फाज जुबान से निकलकर सोशल मीडिया पर चले जाए तो सोशल मीडिया को हिला सकती है। अगर आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज इन गद्दियों पर बैठे हुए लोकशाही को खत्म करने की जरूरत जिनके अंदर है, जिन्होंने 3-3 हजार रुपए के जरिए से वोट जीता, अगर आप यहाँ पर इस जमूर के ग्राउंड पर कहकर जाते हैं तो दूसरे दिन अखबार की सुर्खियों पर आपको सुभान अली देखने के लिए मिलेगा, और दूसरे दिन यही के आमदार आपको किसी स्टेज पर कहकर कहेंगे कि कोई आया था, काला कोट पहना हुआ था, मैं तो नहीं जानता, आकर क्या क्या बोल कर गया ये मैं नहीं जानता। यहाँ का आमदार दूसरे दिन आपको कहेगा। आप तारीख पर कहते रहिए, तारीख को लिखने वाले, तारीख को बोलने वालों पर हर आने वाले ने सवाल उठाया। अब आप इसके बाद मैं अली जनाब सुभान अली साहब से बिगर तकल्लुफ, बिगर किसी रुकावट के माइक अली जनाब सुभान अली साहब के हवाले करता हूं। राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे उदगीर नगर परिषद निवडणूक 2025चे उमेदवार आदरणीय अंजुमताई कादरी आणि सर्व राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे प्रभागाचे उमेदवार यांच्या आलेल्या निवडणूक निकालानंतर मतदारांनी, कार्यकर्त्यांनी जे परिश्रम घेतले त्याबद्दल त्यांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी आयोजित या आभार सभेत आणि एवढे परिश्रम घेतल्यावर सुद्धा एक 20-25 वर्षाचा सामाजिक कार्याचा इतिहास असताना लोकांनी भरभरून प्रेम केलं, मतं दिली, संघर्ष केला,
सोबत राहिले, हे सर्व असताना सुद्धा मग निकालामध्ये हा पराभव का आला याविषयी एक चिंतन सभेच्या स्वरूपात आयोजित या सभेत मंचावर उपस्थित अंजुम कादरीताई आणि त्यांचे सर्व पक्षाचे आणि सामाजिक चळवळीतले सहकारी वेळेअभावी सर्वांचं नाव घेऊ शकत नाही म्हणून क्षमा याचितो। आणि समोर बसलेल्या माझ्या मातांनो, भगिनींनो, बांधवांनो, हमसे पहले जादव सर कह रहे थे कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र से ऐसे ही प्रतिक्रिया तासुरात आ रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिशें करने के बाद, लोगों की मोहब्बतें हैं, लोग साथ दे रहे हैं, जिंदा लोग गवाही दे रहे हैं कि हमने बाजी तुमको छोड़ दिया। फिर इतने लोग अगर जिंदा खुद गवाही दे रहे हैं कि हमने बाजी को छोड़ दिया, फिर मशीन में वोट कहां गया? अब ये बात उदगीर की नहीं है। हम पूरे महाराष्ट्र में जब प्रचार के लिए गए तो हम पूरे महाराष्ट्र की रिपोर्टिंग ले रहे थे। उसमें भंडारा के अंदर वोटिंग के दिन जो ईवीएम मशीन थी, उसपे जितने उम्मीदवार थे, उनके नाम थे, उनके पार्टी का सिंबल था, उनका बटन था। अब जब काउंटिंग होने वाली है तो उस दिन मशीन नहीं दिख रही थी। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, ये पार्टी के उम्मीदवार का नाम ही नहीं, बटन ही नहीं, नोटा का बटन ही नहीं। अब लोग परेशान हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। अब वो उम्मीदवार ने ऑब्जेक्शन लिया, ये कैसा मुमकिन है, हम तो उम्मीदवार थे, फिर हमारा नाम का ही, बटन का ही। फिर उसके बाद 7 कर्मचारी निलंबित हुए। अब ये न्यूज बन के रह गई। सवाल ये है कि वोटिंग के दिन जो मशीन थी, काउंटिंग के दिन जो मशीन आई, वो बदली कैसा? जो 7 कर्मचारी को निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया, उनकी क्या गलती है? वो घर से तो मशीन नहीं लेके आए। मशीन की हिफाजत करने वाला कौन था? मशीन सप्लाई करने वाला कौन था? इसके बारे में बात नहीं। दूसरा एक मतदार संघ है, मंचर है पुणे के पास, आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार थे, उनके घर में खुद 5 लोग हैं। अब 5 लोगों ने, जाहिर सी बात है, घर का बेटा भाई खड़ा है तो माँ बाप उसी को वोट डालेंगे, बीवी तो अपने शोहर की वोट डालेंगे, भाई अपने भाई को वोट डालेगा। अब उस बूथ के ऊपर रिजल्ट के दिन, काउंटिंग के दिन, उस उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट मिलता है। अब मुझे बताओ, उस उम्मीदवार ने किस पे शक करना? माँ बाप पे करना, अपने भाई पे करना, या अपने बीवी पे करना? ऐसा हो सकता किसी की बीवी अपने शोहर की गवाही नहीं दे रही कि अच्छा इंसान है, किसी गैर की गवाही दे रही। माँ बाप अपने बेटे की गवाही नहीं दे रहे, ये साक्ष्य नहीं दे रहे कि ये सब में बेहतरीन उम्मीदवार है, वो किसी और का दे रहे, लेकिन मशीन तो ये बता रही। इसी तरह जामखेड़ में बूथ के ऊपर वोटिंग के दिन जो मशीन थी, उसका जो सीरियल नंबर था, काउंटिंग के दिन जो मशीन आई, उसका सीरियल नंबर अलग था। हमने बहुत से उम्मीदवारों से कहा था कि जो लोग काउंटिंग के दिन रहते हैं या बूथ एजेंट रहते हैं, उन्होंने क्या क्या खबरदारी लेना चाहिए, लेकिन अफसोस कि उसमें बहुत ज्यादा हमारी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, तरबियत नहीं होती, इसलिए गलतियां हो जाती। एक चुनाव हुआ था आपका 2 दिसंबर को, है ना भाई? अब 2 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक जो मशीन रखे गए थे, अब इतने दिन तो चार्जिंग नहीं रहते हो, तो जिस दिन खोले गए उस दिन चार्जिंग स्टेटस उनका हाई था। क्या आपको पता है वो चार्जिंग कब की गई, उसकी बैटरी कब बदली गई? अगर आपके निगरानी में, आपके ऑब्जर्वेशन में, आपके निरीक्षण के अंदर यह सब नहीं हुआ, तो फिर किसके ऑब्जर्वेशन में, निरीक्षण में हुआ? जादव सर ने जो सवाल खड़े किए, उस पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए। हमें विचार केला पाहिजे की लोकशाही जीवन ठेवायची असेल तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य, हे जे आम्हाला दिलेलं आहे की
अंबानीच्या पत्नीला नीता अंबानीला सुद्धा एक व्यक्ती आणि एकच मत आहे आणि आमच्या घरी भांडे घासून आपल्या मुलाचं संगोपन करणाऱ्या आमच्या बहिणीला सुद्धा एक व्यक्ती एकच मत एवढी किंमत आहे. अब मुझे बताओ, ये सब गरीब लोग चाहते हैं कि बाजी चुन के आना, नगराध्यक्ष बनना. इन्होंने वोट भी दिया, लेकिन वोट देने के बाद मशीन के अंदर वोट नहीं मिल रहा. अब ऐसा पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसा विधानसभा का रिजल्ट आया था, जैसा विधानसभा को टिकट बांटे गए थे यूपी सरकार के अंदर कि भाजपा के लिए इतने, राष्ट्रवादी के लिए इतने, शिवसेना शिंदे गठ के लिए इतने, उसी तरह से नगर पालिका का पूरा रिजल्ट आया. ऐसा लग रहा था कि एक जगह बैठ के तीनों ने बांट के ले लिए, लोगों को पूछा ही नहीं गया. अब ये सब करते हुए कुछ गलतियां होती है. गलतियां ये होती है, जैसा आपके वार्ड में हम देखते हैं कि ये प्रभाग क्रमांक 1 जो है ये मुस्लिम बहुल प्रभाग है ना. अब यहां पर बाजी की जैसी एक पढ़ी लिखी शख्सियत, डॉक्टर महिला जो सामाजिक कार्य में हमेशा आगे आगे रहती है, लोगों के दिलों में है बाजी. अब उनको 1036 वोट मिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1753 वोट मिलते हैं. है तुमको यकीन इस बात पे? हाथ ऊपर करके बोलो हमारी बहन है. अब भारतीय जनता पार्टी का बोलना यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर हमको वोट इसलिए ज्यादा मिले कि हमारे जो मंत्री थे नीतीश राणे, वो रोज सुबह उठकर मुसलमानों को गालियां देते थे. और ये बात इतनी अच्छी लगी उनको कि उन्होंने बोले यार इतने अच्छे गालियां तो कोई नहीं दिया हमको अभी तक. और इतने अच्छे गालियां देने वाले को अगर मंत्री भाजपा ने बनाए तो हमने तो उनको वोट डालना चाहिए था. अब उसके बाद कुछ वहां के राष्ट्रवादी के जो उम्मीदवार थे उनको भी वोट ज्यादा मिल गए. अब वो कैसे मिले? क्योंकि संग्राम जगताप के बयान से बहुत मुतासिर हो गए थे मुसलमान, इसलिए उनको लगा कि यार ये सारे आप हमारे कौम को गाली दे रहे, इनसे अच्छा इंसान कौन हो सकता. अब ये बात समझने के आगे की बात है. अब दूसरा एक बात देखेंगे, वार्ड क्रमांक 4 बाजी को मिलते 562 वोट और भाजपा को मिलते 1612 वोट. आपको है यकीन इस बात पे? हाथ ऊपर करके बोलो. सब हाथ ऊपर करो जिसको यकीन नहीं है. जो हाथ नीचे रखेंगे ऐसा लगेगा कि उनको यकीन है कि वोट भाजपा ले सकती मुस्लिम बहुल में. मनसोर, तुम्हाला विश्वास आहे एवढं घेऊ शकते ताई भारतीय जनता पक्ष? मग हे कसं शक्य झालं? एक असं होऊ शकते की मुस्लिम मतदाराला जे भारतीय जनता पक्षाचं धोरण कळालं ते कदाचित आपल्याला नाही कळालं असेल. म्हणजे फडणवीस साहेबांशी संवाद करायची गरज आहे. आता दुसरा एक मतदारसंघ आहे, म्हणजे प्रभाग आहे 10 क्रमांकाचा. त्याच्यामध्ये 730 मतं आहेत अंजुम खांद्रीताईला, भारतीय जनता पक्षाला 1132. त्याच्यानंतर 11 क्रमांकाचा प्रभाग आहे, 662 मतं आहेत अंजुम खांद्रीताईला, 989 भारतीय जनता पक्षाला. 12 क्रमांकाचं जे मतदारसंघ आहे तेथे 842 मतदान आहेत अंजुम खांद्रीताईला, 1858 आहेत भारतीय जनता पक्षाला. 13 प्रभागामध्ये 358 मतं आहेत अंजुम खांद्रीताईला, 2081 आहेत भारतीय जनता पक्षाला. हे काही निवडक मतदारसंघाबद्दल मी बोललो. अशा प्रत्येक मतदारसंघामध्ये मॅन्युप्युलेट केलेले मतं दिसतात. आता बरेचसे उमेदवार तुम्ही पाहत असाल कि ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी कोई 2-4 महीने पहले ख्वाहिश नहीं थी खड़े रहने की, लेकिन 1 महीना पहले उम्मीदवार रेडी हो जाता, सभा हो जाते, उनके पास पैसे भी आ जाते. हमने जो एकदम सही उम्मीदवार है उनको इलेक्शन पीरियड में अपने प्लॉट बेचते हुए देखे, जमीन बेचते हुए देखे, लोगों से उधार पैसे लाते हुए देखे. लेकिन डमी उम्मीदवार की बहुत मजा थी. वो बेचारे की प्रॉपर्टी में इजाफा हुआ, उसका कोई प्लॉट बिका नहीं, उसकी कोई प्रॉपर्टी गई नहीं, उसकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो गया. अब इलेक्शन के बाद 1-2 नई गाड़ी भी आ जाती उसके पास. हम ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आपका वोट आपने बाजी को दिया है और वो वोट अगर बूथ पर नहीं नजर आ रहा रिजल्ट में, तो आपका वोट चोरी हो गया है. अब वो कैसी बात है? जैसा हमने मंचर की बात बताई. अब मंचर के उम्मीदवार
वो कोर्ट में जाने वाले, हाई कोर्ट में ये पूछने वाले हैं कि मेरे घर में 5 लोग हैं, ये 5 लोग आज भी जिंदा है, इसमें माँ बाप है, हमारी बीवी है, हमारे भाई हैं, इन्होंने ये उम्मीदवार को वोट दिए, यानी मुझे वोट दिए। अब इनका वोट बूथ पर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक वोट मुझे मिला। अब वो कोर्ट में पूछने वाले हैं कि बताओ हमारा वोट कहां गया। अब जिंदा आदमी अगर ये पूछ रहा है कि हमारा वोट कहां गया, वो गवाही दे रहा है कि हमने वोट इस उम्मीदवार को दिया, लेकिन रिजल्ट में नजर नहीं आ रहा, निकाल में नजर नहीं आ रहा। अब उसका गवाही से इनकार नहीं किया जा सकता। मशीन पे भरोसा करना और जिंदे इंसान के गवाही को इनकार करना, ये तो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं चलने वाला है। अब उसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में रिजल्ट आने के बाद, ये नगर पालिका चुनाव का जब रिजल्ट आया तो पूरे महाराष्ट्र में एक सन्नाटा है, जैसा विधानसभामध्ये होता, बरोबर ना? कुठे आनंद उत्साह दिसतोय का साहेब तुम्हाला? एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आमच्या नगरपालिका आल्या तर तेवढा मोठा आनंद कुठे दिसत नाही। म्हणजे काय असते, जर कष्टानं परिश्रमानं जर यश आलं ना, तो पूर्ण गावात सांगत फिरते माणूस की मी मेहनत घेतली आणि मी यशस्वी झालो। पण चोऱ्या करून जर संपत्ती जमा केली तर लपून ठेवावं लागते, त्याला सांगता येत नाही। आता अंजुम कादरी ताईला प्रोत्साहन देण्यासाठी, प्रेम देण्यासाठी एवढ्या थंडीमध्ये एवढे लोक जमले, 13 लोक तर निवडून आलेल्या उमेदवारांकडे ज्या दिवशी निकाल लागला त्या दिवशी नव्हते। याचा अर्थ काय? यानी वोट देने वाला खुद कंफ्यूज है, हमने तो वोट नहीं दिए, चुन के कैसा है? फिर ये कैसी रिजल्ट है, कैसा चुनाव है? जबकि भारतीय जनता पक्ष का जो धोरण है, हम देख रहे हैं कि किसानों के खुदकुशी से लेकर बेरोजगारी और महंगाई के बाद, फिर वो संतोष भैया देशमुख का हत्याकांड हो, या फिर सोमनाथ सूर्यवंशी का कस्टडी के अंदर का हत्याकांड हो, या फिर पुसे सावली सातारा के अंदर मस्जिद के अंदर नूरुल हसन एक इंजीनियर बच्चे का वो कत्ल हो, यानी इनके धोरण भारतीय जनता पार्टी यूपी सरकार के इन मासूमों के खून से भरे वाले हाथ है। फिर कौन से लोग हैं जो इनको वोट डाल के फिर से हुकूमत में बिठाते? तो राहत इंदौरी साहब का वो शेर है, खून में भरी हुई आस्तीन जीत गई, खून में भरी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। सब चुनाव हार गए और मशीन जीत गई। अब हम आपको ये बताते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता है। 2009 में वो सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा, चुनाव आयोग से कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। बोले तो इसमें पारदर्शक चुनाव नहीं हो सकते। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। अब चुनाव आयोग यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहता है कि ईवीएम मशीन सुरक्षित है। अरे भाई, ये गरीब लोगों को कहीं को बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलना था ना, वहां तो मुंह बंद कर बैठे। सुप्रीम कोर्ट कुछ पूछ रहा तुम्हारे को, क्या ईवीएम मशीन में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सकते? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर हमको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव लेने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वोटर वेरीफाइड। आप मेरे को एक बात बोलो, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन अलग से लगे वाली रहती थी। विधानसभा में आपने वोट करे, आपने देखे, आपने जिस पार्टी का बटन दबाए उसके बाजू में आपको एक सिंबल चिट्ठी दिखती थी मशीन में, खिड़की के अंदर है ना, 7 सेकंड के बाद वो नीचे गिर जाती थी। अब ये मशीन क्यों बैठी थी मालूम? सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो गई थी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें
फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसके लिए वीवीपैट मशीन का होना जरूरी है। अगर किसी को शक हुआ कि मशीन के अंदर हमने जो दिए वाले वोट है वो बूथ के अंदर रिजल्ट में नजर नहीं आ रहे, फिर वो क्या करेगा, वीवीपैट ये जो पेपर ऑडिट ट्रेल है वो व्हेरीफाय करेगा, पडताळणी केली जाईल की खरंच या बूथवर मला 450 मतं पडलीत का, त्या पडलेल्या चिठ्ठ्या मोजायच्या आणि जर त्या चिठ्ठ्या बरोबर असतील तर हो मशीन मधला आकडा आणि या बॅलेट मधले जे आहेत चिठ्ठ्या ह्या एकच आहेत, त्यांचा आकडा एकच आहे, म्हणजे ते मतं बरोबर आहेत, ट्रान्सपरंट त्या बूथवर निवडणूक झाली। जर त्या मशीनवरील संख्या आणि त्या वीवीपॅटची संख्या याच्यात जर फरक असेल याचा अर्थ मग त्या मशीनवर काहीतरी गडबड आहे। आता हरियाणामध्ये काय झालं, हरियाणा के चुनाव में ऐसा हुआ कि जो लोग जीत के आए थे गांव के लोगों ने बोले हमने तो इनको वोट नहीं दिए, फिर ये कैसा चुन के आए, वो गए सुप्रीम कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के बाद वो कहते हैं कि हमने इनको वोट नहीं डाले, इन्होंने चुन के कैसा है, फिर हमको वो जो वीवीपैट लगे वाला था वो हमको वेरीफाइड करना है, टैली करना है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बाद में वेरीफाई किया गया, जब समझ में आया कि जो बंदा मशीन के अंदर चुन के आया था वीवीपैट के अंदर गिनने के बाद वो हार गया, हारे वाला चुन के आ गया। जब इलेक्शन कमीशन को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा बार बार अगर करेंगे तो अच्छी बात नहीं ना, एक दो बार चोरी पकड़ी गई तो गलती से बोल सकता आदमी, पूरे अगर महाराष्ट्र में अगर इंडिया में ऐसी चोरी पकड़ी जाएंगी तो हमारा चरित्र क्या होगा। फिर उन्होंने शपथ पत्र देके कहा कि अब ये जो चुनाव है हम वीवीपैट से नहीं करेंगे, मशीन से करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्शंस का जो रूल्स है कंडक्ट, आर्टिकल 59 ये बताता है कि मैनर्स ऑफ वोटिंग कैसे होना चाहिए, तो बैलेट से होना चाहिए और वो फिजिकल वेरीफाइड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर वो हम किसी चिट्ठी पे टप्पा मारते हैं तो आंखों से हमको चिट्ठी दिखती है, हाथ से महसूस कर सकते हैं, गिन के बाजू में रखते हैं, ये कांग्रेस का एक वोट, ये भाजपा का एक वोट, और ये समझो राष्ट्रवादी का एक वोट, ये वंचित का एक वोट, ये नजर आता है, फिर उसे गिना जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, मशीन के अंदर जो वोट गए उसको कैसा गिनेंगे हम, उसमें से भाजपा के वोट कैसा अलग करेंगे, कांग्रेस के वोट कैसा करेंगे, यानी ये मशीन के अंदर जो है रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, फिर से गिन नहीं सकते, वोट को अलग अलग करके नहीं रख सकते, सिर्फ रिकैलकुलेशन हो सकता। रिकैलकुलेशन यानी क्या, मशीन के अंदर 200 गिरे कांग्रेस को, 200 गिरे भाजपा को, 200 गिरे फलाने पार्टी को, यानी सबको मिला के एडिशन करके बताया जाता है कैलकुलेशन इतना हुआ। अब सवाल यह है, किसी को अगर शक है तो रिकाउंटिंग होना चाहिए। अब रिकाउंटिंग के लिए तुमने दिया वाला वोट वहां दिखना ना, अब वो तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हो गई, तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को अलग से हम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ईवीएम मशीन आने के पहले एटीएम मशीन थी, एटीएम कार्ड है आपके पास, कितने लोगों के पास, हाथ ऊपर करो। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसे रहते, आप एटीएम मशीन में डालते, फिर एक चिट्ठी निकलती, वो चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि आपने 1000 रुपए निकाले, अकाउंट में 10,000 रुपए थे, 1000 कम हो गए, अब 9,000 बचे वाले, सही है ना। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, इलेक्शन कमीशन को पूछे तो वो बोल रहे वीवीपैट की जरूरत नहीं है, काही आवश्यकता नाही आहे, ही जी मशीन आहे ना फार आधुनिक आहे, एवढी ऍडव्हान्स आहे, याच्यात चुकाच नाही। एवढी आधुनिक मशीन आहे, मग आम्हाला आमचे मत रिकाउंटिंग का म्हणून करता येत नाही, आम्हाला आमचे मत मोजता आले पाहिजे ना, आमचे मत कुठे गेले याच्यातले, त्या मशीननं सांगितलं पाहिजे तुमचे मत इकडे आहेत, आम्ही इकडून उचलून त्या पक्षाला दिले, त्या पक्षाला निवडून आणायचं होतं, थोडे या पक्षाला वाटप वाटप गेलो, हे सांगायला पाहिजे, लेकिन वैसा नहीं बताया जा रहा। अब एडवांस टेक्नोलॉजी उसको बोलते जिसमें आसानी हो, गलतियां कम हो
अब जब ईवीएम मशीन के पहले एटीएम मशीन थी और उसके अंदर भी हम अगर एटीएम डाले तो चिट्ठी आती थी कि तुम्हारे इतने पैसे कटे, इतने पैसे बचे, तो वैसे कभी चिट्ठी निकल जाना चाहिए। हमने वोट डाले, हमारी चिट्ठी निकल गई, हाँ तुमचा यादी क्रमांक 3122, तुमचं नाव शेख सुभान अली, तुम्ही या पक्षाला मतदान केलं, गुप्त मतदान आहे, खिशात ठेवा चिठ्ठी, काय हरकत आहे? आणि एवढं गुप्त मतदान का टाकणाऱ्यालाच कळत चालले कोणाला गेलं. टाकायच्या आधी माहितीये की मी मतदान कोणाला करणार आहे, टाकल्यानंतर देवालाच माहिती मतदान कुठे गेलं. इसको गुप्त मतदान नहीं बोलते. बात समझने की है कि जब डेमोक्रेसी के अंदर, लोकशाही के अंदर पब्लिक पूछ रही है हमारे वोट कहाँ है, आमचं मत कुठे आहे, आमचं मत जे आहे पडताळणी करून पाहायचं आहे, मग लोकशाहीमध्ये लोकांचं ऐकलं का जात नाही? कारण भारतीय जनता पक्ष आणि युती सरकार जे धोरण राबवत आहे ते धोरण शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या, बहुजनांच्या, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक, विद्यार्थ्यांच्या, शिक्षकांच्या, या व्यापाऱ्यांच्या सर्वांच्या विरोधात आहेत. मग त्यांना मतदान कशाला करतील? त्यांना ते मत देणारच नाही. म्हणून त्यांनी हा एक प्रकार आणलेला आहे की तुम्ही मतदान मशिनीला करा, ती मशिनीची जबाबदारी आहे की आम्हाला मत द्यायचं आणि निवडून आणायचं. आता लोकशाहीमध्ये आम्हाला अधिकार आहे कि हमचं मत कुठे गेले जाणून घ्यायचं. आज की जो सभा है, तुमने वोट डाले बाजी को, यहां पे तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई. मेरे भाई, मेरी बहनें जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप समझ रहे होंगे हमने तो बाजी तुमको वोट डाले. वोट डाले तुमने, लेकिन चुनाव आयोग को जाके पूछना हमने बाजी को वोट डाले, बाजी तक वोट पहुंचा क्यों नहीं, उसका जवाब दो. ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है. अगर कोई बूथ है, वो बूथ के ऊपर अगर बाजी को 350 वोट है और तुमको लगता है कि आसपास हमारे पड़ोसी से पूछ लेना कि आपने बाजी को वोट दिया, वो लोग कहेंगे हाँ बाजी को वोट दिया, सबने बाजी को वोट दिया, ठीक है वोट दिया. कितने लोग हो गए? 1000 लोग हो गए. आप एक जगह आओ, आपका शपथ पत्र लो, हम जिंदा लोग हैं, हमने वोट करे थे, हमने बाजी को वोट करे वाला है. 1000 लोगों के वोट ये बूथ पे नहीं नजर आ रहे, सिर्फ 350 नजर आ रहे. बताओ हमारे बाकी के जो वोट है 650, वो कहां गए? ये आपको पूछना पड़ेगा. अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर ये इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, या निवडणुकीला काही अर्थ नाही आहे. त्यांनी जो पैसा वाटप केलेला है, बहुत हमने महाराष्ट्र से पूछे, हर नगर पालिका में इतना पैसा, 3000 वोट, 5000 वोट, 10,000 वोट, 15,000 वोट. लोकसभा चुन के आने वाले खासदार को इतना पैसा नहीं लगा जितना नगर पालिका को लगा. इतना पैसा क्यों बांटे उन्होंने? बड़ा पैसा देते वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा हम तो बाजी को वोट डाल रहे हैं, हमको पैसा नहीं होना. बोले कि नहीं बोले? बोले ना इसे बहुत सारे लोगों ने. देखो, बहुत से लोगों ने बोले कि हमको तुम्हारे पैसे नहीं होना, हम बाजी को वोट डाल रहे हैं. अब तुमको वोट ही नहीं डालने वाले तो पैसे कैसे देते? उन्होंने क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, वोट तो बाजी को डालो, तुम पैसे रन दो. इतना वो तो इतनी फिक्र हमारी कि वोट बाजी को डालो और पैसा रन दो. ऐसा क्यों बोले? क्योंकि उनको मालूम था तुम वोट बाजी को डालेंगे लेकिन मशीन वोट तुमको देने वाली है. अब पैसे क्यों दिए? पैसे इसलिए दिए कि सबको शक होना एक दूसरे पे. बिक गए सब बिक गए, इंसानियत नहीं रही, अच्छाई नहीं रही, काम की कीमत नहीं है. मुस्लिम हिंदू पे शक कर रहा, हिंदू मुसलमान पे शक कर रहा, दलित मुसलमान पे कर रहा, मुसलमान दलित पे कर रहा, सब एक दूसरे पे शक कर रहे. पैसे सबने लिए, बिक गए होंगे. तुमने ये बात सुनी क्या? पैसे उनके लेने का लेकिन वोट बाजी को देने का, ये भी बात थी ना. लेकिन सब तरफ ऐसी था, उनके पैसे लो और वोट अपने उम्मीदवार को दो. फिर उनको वोट दिया कौन? अब वो इसलिए कहा गया कि चुन के आने के बाद लोगों को लगना इतना पैसा बांटे इसलिए चुन के आए. ऐसी बात नहीं है मेरे भाइयों. पूरे महाराष्ट्र से हम रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि पैसा उन्होंने बहुत बांटे,
वो सिर्फ लोगों के अंदर एक नैरेशन बनाने के लिए इतना पैसा बांटे इसलिए चुन के आए, और चुन के आने के जो रिजल्ट्स है, जमीन के ऊपर लोगों के जो रिएक्शंस है, लोगों के जो एहसास है, लोगों के जो प्रतिक्रिया है, वो रिजल्ट के खिलाफ है। अब हमें एक बात को समझना होगा, अगर आने वाले हर इलेक्शन में अगर इसी तरह से हम हिस्सा लेंगे और उसी तरह से हमारे वोट को अगर चोरी किया जाएगा, फिर ये जमहूरियत का कोई मतलब नहीं बनता। अब आपको क्या करना है, यहां से जाने के बाद जो जो बूथ के ऊपर आपने वोट डाला और वहां पे आपको बाजी को कम वोट नजर आ रहे, आप सब वो बूथ के लोग एक जगह हो जाएंगे और आपने सारे लोगों की तादाद देखेंगे कि कितने लोग एक जगह आ रहे हैं और बूथ पे के वोट कम है और लोग ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, एक हलफनामा बनाना है और वो हलफनामा लेके आपको जाना है चुनाव आयोग के लिए या फिर कोर्ट में और उनसे कहना है कि डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए ये जो इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में हमें हक दिया है संविधान ने कि हम अपने पसंद का उम्मीदवार चुन सकते हैं। उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए हमने ये 20 तारीख को या 2 तारीख को हमने हमारे उम्मीदवार को वोट किया था। हम इतने हजार लोगों ने वोट किया था, लेकिन रिजल्ट के दिन हम देखते हैं हमारे उम्मीदवार को सिर्फ 350-400 वोट मिले, हमारे 600 वोट कहां पर है, ये आप बताइए। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जिंदा आदमी की गवाही से इनकार नहीं कर सकता। कोर्ट कहेगा कि वो मशीन के अंदर तो वीवीपैट भी नहीं है और वो मशीन को हम पूछ भी नहीं सकते, बताओ इनके वोट कहां गए, वो तो एक सॉफ्टवेयर है। फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें पारदर्शक चुनाव नहीं हो सकते, तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि बैलेट से चुनाव हो। अगर बैलेट से चुनाव नहीं होंगे तो फिर इसी तरह से वो लोग अपने मर्जी के लोग चुन के लाएंगे, हमारे वोट की कोई कीमत नहीं होगी। हम कितना भी रोएंगे, कितना भी धोएंगे, कितना भी सताए जाएंगे, उसके बाद भी 5 साल में जब मौका मिलता है कि ये सरकार बदलने का, ये उम्मीदवार बदलने का, ये नगर सेवक बदलने का, नगर अध्यक्ष बदलने का, आमदार बदलने का, खासदार बदलने का, मुख्यमंत्री बदलने का, प्रधानमंत्री बदलने का, अब तुम्हारे उस वोट की अहमियत जीरो हो जाएगी। अब वो मशीन तय करेगी कि किसे आमदार खासदार बनाना है, नगर सेवक नगर अध्यक्ष बनाना है या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना है। फिर मुझे बताओ, जैसा जादव सर ने बोले इसी तरह से अगर जाना है तो फिर ये चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा क्यों बनना है? इससे क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। संविधान को जो अपेक्षित चुनाव प्रक्रिया है, 1953 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का बीबीसी लंदन ने इंटरव्यू लिया और उनसे कहा था, क्या बाबा साहब अंबेडकर जी आपको लगता है ये देश के अंदर जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकशाही ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएगी? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, इस देश की समाज व्यवस्था देखकर मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक लोकशाही यहां पर टिक पाएगी, क्योंकि यहां एक समाजी निजाम है। निचले जात के पिछड़े लोगों को दबाया जाता है, उनके हक छीने जाते हैं और यहाँ पे जो प्रस्तावित लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, वो हमेशा दूसरों पे राज करना चाहते हैं। जब संविधान सबको बराबरी की बात करता है, लेकिन वो एक जहनियत है, वो बराबरी की बात नहीं करते, वो बराबरी का हक देना नहीं चाहते। तो बाबा साहब अंबेडकर जी से फिर वो सवाल करता है पत्रकार और कहता है, फिर ये जो चुनाव प्रक्रिया है, आपको नहीं लगता इससे कुछ फायदा होगा? बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता। अरे क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारे लोग नहीं जानते कि ये चुनाव प्रक्रिया का मकसद क्या है। चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव इसलिए होते हैं कि चुनाव के जरिए से एक अच्छा नुमाइंदा, उम्मीदवार, प्रतिनिधि आप चुनकर भेजें जो आपके परेशानी, आपकी समस्या, आपके कामों को करे, आपको आसानी करे, आपकी जरूरतें पूरी करे, जो भी संवैधानिक आपके अधिकार है वो आपको दिलाए, जो भी सरकार की योजना है वो आपको दिलाए, आपके रोड, नाली, रास्ते से लेके, तालीम से लेके, इलाज से लेके, रोजी से लेके, ये सारी परेशानियां हल करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें। इसलिए चुनाव होते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं समझ पा रहे कि आपका सही अच्छा नुमाइंदा चुने, इसलिए मशीन के अंदर आपकी राय को जीरो किया जा रहा है।
अब आप क्या करेंगे? आप सिर्फ फिजिकली जिस्मानी तौर पे जाएंगे, बटन दबाएंगे और उसके बाद आप सोचेंगे मैंने तो मेरे उम्मीदवार को वोट दिया, लेकिन रिजल्ट के दिन ऐसा लगेगा कि सबने वोट इनको दिया और मशीन ने इनको चुन दिया। अब वो बंदा चुन के आएगा, उसे पता है आपने वोट नहीं दिया, इसलिए 22 तारीख को आया था रिजल्ट, 21 को रिजल्ट आया, 22 को उसके बाद कोई दिखा क्या? कोणी दिसलं? 23 तारखेपासून अरे चांद रातीच थी ना महीनाभर, चलो चलो इधर खाना, चलो चलो उधर खाना, घर पे आएगी क्या लगता बोलो, कितने वोटा है बोलो। अब नजर आ रहा है कोई? क्यों भूख नहीं लग रही? पैसे की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आपने घर के वोटर मर गए सब? अरे इंसान वही छे, होटल भी जिंदा है, भूख भी लग रही, लेकिन काम को जाना पड़ रहा, काम को गए तो पैसे आ रहे, घर में चूल्हा से लग रहा, और वो लोग कहां गए? क्या लगता बोलो, कुछ भी रहा तो बोलो। और बहुत सारे बेचारे गरीब कार्यकर्ता जाके 10 बच्चे हैं बोलते थे, उम्मीदवार झट पैसे निकाल दे देता था। अब जा बोल रहा बोलो 10 बच्चे क्या बोलेगा वो? बहुत परेशान कर रहे। परसों एक बात सुनने में आई, एक हमारे साथी ने फोन लगाकर हमसे कहा कि आप उम्मीदवार चुन के आ गए, तो उसको मुबारकबाद देने के लिए 2 लोग गए। मुबारकबाद देने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि वे अभिनंदन अभिनंदन, आपण निवडून आलात। तो उन्हें क्या बोल रहे, तुमचे मामाकडे 50,000 रुपये दिले होते, भेटले काय तुम्हाला? 4 लोगों के अंदर जलील कर दिया। अब लोग डर रहे मुबारकबाद देने के वास्ते, बोल देता है की बोल, समझ रहे? ये बातें मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो, ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते, ये गरीबों को नहीं चाहते, ये सिर्फ वोट के लिए आए थे, क्योंकि उनको हुकूमत करने के लिए तुम्हारे वोट की जरूरत थी। आप तुम जिंदा रहो या मर जाओ, तुम भूखा रहो या किसी भी हाल में रहो, उनको मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, आपकी जिंदगी में खुशहाली आना चाहिए, इसलिए अंजुम खादरी बाजी आपके लिए लड़ रहे थे। लेकिन आज भी अगर आपको लगता है कि अंजुम खादरी ये बाजी हमारे साथ लड़ाई में रहे, तो अब ये लड़ाई तुम्हारी है, आपको अपने हाथ में लेना है। अपने वार्ड में जाओ, बूथ पे जाओ, सर्वे करो और सब एक जगह आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला जैसा तुमने उदगीर के अंदर एक कैंपेन चलाया, इलेक्शन, लोगों के अंदर बेदारी लाई, सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र केलं। मी पूर्ण महाराष्ट्रात फिरलो, पण मी असा एवढा उमेदवार नाही पाहिला लोकप्रिय की त्याला सर्व जाती धर्माचे लोक एक मतानं सांगत होते, यावेळेस उदगीरचा नगराध्यक्ष कोणी असणार, अंजुम खादरी ताई असणार, एक मतानं सांगत होते। मी रिव्ह्यू घेत होतो सगळ्यांचं, सगळ्या जातीचे लोक, समाजाचे लोक म्हणायचे नाही यावेळेस आम्ही अंजुम ताईला मतदान करणार, हम अंजुम बाजी भी वोट करने वाले। गरीब से लेके सब लोग कहते थे अंजुम बाजी, फिर ऐसा कैसा हो सकता है? वोट आपका था, आपने वोट बाजी को दिया, अगर वो वोट किसी ने चोरी किया तो आपकी जिम्मेदारी है जाकर पूछना कि बताओ मेरा वोट कहां पर है। आपका मोबाइल अगर चोरी होता है तो कंप्लेन कौन करेगा? आप ही करेंगे ना? क्या कोई आमदार खासदार जाके कंप्लेन करता आपके मोबाइल? आपके मोबाइल से ज्यादा कीमती आपका वोट है, जो आपका लीडर चुनता है। अगर वोट चोरी हो गया तो मुस्तकबिल में कभी, भविष्यात कधी तुम्हाला आपला नेता भेटणार नाही, प्रतिनिधी भेटणार नाही, चळवळीचा नेता राहणार नाही, विचारधारेचा नेता राहणार नाही। आपण फक्त सामाजिक कार्यक्रम घेणार, लोकांना शिवशाहू फुले आंबेडकर सांगणार, बसवेश्वर महाराजांचे विचार सांगणार, पण त्या विचाराचं राजकारण करणारा नेता या समाजाला भेटणार नाही। जर तुमचं मत सुरक्षित नाही तर मग तुमचे विचार कसे सुरक्षित राहतील? अगर तुमको यहाँ पे भाईचारा चाहिए, तुमको अमन चाहिए, सारे जात और धर्म के लोगों का विकास चाहिए, कल्याण चाहिए, तो डेमोक्रेसी के अंदर ये सिर्फ होता है अपने वोट की ताकत से। जब तुम्हारी वोट की ताकत छीन ली गई तो फिर तुम कोई यहाँ पर इनकलाब नहीं रह सकते, तुम एक गुलाम बनकर रह जाओगे। वो कहेंगे कि बस इलेक्शन के 15 दिन खिलाएंगे पिलाएंगे,
मशीन के जरिए से हम इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद तुम तुम्हारी जिंदगी जीना, हम हमारी सियासत करेंगे। अगर इसको बदलना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। कोई असंवैधानिक बात नहीं बता रहा हूं मैं, आपको वो रास्ता बता रहा हूं कि जिस रास्ते से आप जाकर ये वोट की चोरी और ये करप्शन को, जिसमें जमहूरियत का खतरा हो रहा है, वो बचा सकते। लोकशाही वाचवायची असेल तर तुमच्या मताचं रक्षण करावं लागेल। हे मत आपल्याला सहजासहजी नाही मिळालं। आमचे सर्व जे मंचावरील बांधव आहेत, मार्गदर्शक आहेत, त्यांना माहित आहे, आपको भी पता होना चाहिए, पहले गरीबों को वोट नहीं था, जो टैक्स पे कर सकते थे उनको वोट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अरे हमारे पास टैक्स पे करने की तो छोड़ो, पेट भरने के लिए अनाज नहीं है, तुम ऐसी कैसी बात कर रहे, जो टैक्स देगा वो वोट देगा। अरे हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम टैक्स दे सके, हम भूखे लोग हैं, हम कैसा टैक्स देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़कर गरीबों को वोट का हक दिलाया। इतने आसानी से नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने 4 बच्चे कुर्बान करना पड़ा। आप सोच सकते, 3,000 5,000 ये वोटों की कीमत लगा रहे हैं। मैं ये यूपी सरकार के सारे नेताओं से कहता हूं, एक बार मंच पे खड़े रहकर कह देना कि हमने बगैर पैसों से हमारे इलेक्शन लड़े। एक बार बोल देना। ये जितने चुन के आने वाले लोग हैं ना, कि हमने पैसे नहीं बांटे, लोगों की मोहब्बत थी, सारे लोगों को मालूम। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने कितने पैसे बांटे? 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000। 15 के ऊपर तो सुने नहीं हो। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस गरीब का वोट आपने 15,000 बांटकर उससे छीना ना, उस गरीब को वोट दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने 4 बच्चे कुर्बान करना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चों की कीमत 10-15 हजार नहीं हो सकती। आप आपके बच्चे को कुर्बान करेंगे 10-15 हजार के लिए? नहीं करेंगे। तो आप समझो, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि आप भूख से परेशान होंगे, आपको भी भूख सताएगी, लेकिन ये वोट मत बेचना, क्योंकि ये वोट आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनाने के लिए दिया है। एक वक्त की तुम अगर भूखा रहेंगे तो आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां बदल जाएंगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। इतना सस्ता नहीं है कि नमक और मिर्ची के भाव में तुम वोट को बेच देंगे। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? एक रेट तय कर दिया। अफसोस होता है कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके हमें यह हक दिलाया था, ये हक की हम कीमत को नहीं समझ रहे, अहमियत को नहीं समझ रहे। और ये हमने आगे चलकर इस वोट की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकशाही की रक्षा के लिए आगे कोशिश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे भाई यहां बैठे हैं, मेरी बहनें यहां हैं, और मेरे मंच पे जो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो यहां से जाने के बाद लोकशाही बचाने के लिए, ये हमारे वोट के अधिकार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हर बूथ के ऊपर स्टडी कर कुछ बूथ ऐसे चुनेंगे 2, 4, 5, जिसके जरिए से हम कोर्ट में इस बात को लेकर जाएंगे। अगर बाजी आप पहल करेंगी तो पूरे महाराष्ट्र में जो दूसरे उम्मीदवार हैं, मुझे अलग अलग गांव से फोन आ रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, वो लोग भी तैयार है। अगर आप पहल करेंगे तो महाराष्ट्र से एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, और बाद में हो सकता है कि राहुल गांधी जी महाराष्ट्र आए और इस आंदोलन को लीड करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जमहूरियत को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए उलमाए कराम ने अपने बच्चे शहीद किए, अपने बीवियों को बेवा किया, अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ा। इस देश की रक्षा के लिए हम भी इंशाल्लाह ताला अपने बच्चे यतीम कर देंगे, संविधान की रक्षा के लिए और लोकशाही की रक्षा के लिए। बहुत ठंड में आप यहां पर बैठे हैं। अब इससे ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ठंड में बैठने का मकसद क्या था, हमें सुनना नहीं था। ठंड में बैठने का मकसद ये था कि गौरव फिक्र करना कि हमने जो वोट बाजी को दिया वो वोट कहां गया। अब वो वोट जहां पर भी है वहां से वोट छीन कर लाना ये आपकी जिम्मेदारी है। संवैधानिक तरीके से अगर हम खामोश इख्तियार करते हैं तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। और ऐसे लीडर जो मंच पे बैठे हैं तुमको बार बार नहीं मिलेंगे।
हमारे सरदार की, लीडर की हिफाजत करना ये अवाम की जिम्मेदारी है। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर लोग कहेंगे कि किसी को कोई जरूरत नहीं है, अब हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम समाज की लीडरशिप नहीं करेंगे, अब हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। तो तब समझो आपके ऊपर जुल्म होगा, तो आपको दुआ करना पड़ेगा कि ऊपर वाले किसी को हमारी मदद के लिए भेज दे। आज अगर मंच के ऊपर इतने लोग आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, अंजुम बाजी आपके लिए लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके पीछे खड़े हो और कहो कि हम हमारे वोट जो चुराए गए हैं उसे वापस लाकर बाजी के झोली में डालेंगे और बताएंगे कि इस उदगीर से लोगों के दिलों में और वोटों में कोई थे तो अंजुम खादरी बाजी थे, हमने दूसरे किसी को चुन के नहीं दिया। मुझे यहां बुलाया गया, मेरी बात को सुनी और उम्मीद करता हूं कि इस पर अमल भी किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ चुनाव का हिस्सा ना बने। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि जिस मकसद के लिए चुनाव होना है वो मकसद के लिए चुनाव हो, इसके लिए हमारी कोशिश भी होना चाहिए। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस महाराष्ट्र में भाईचारा, शांति, बंधुभाव, शिवशाहू फुले अम्बेडकर, महात्मा बसवेश्वर के विचारों का समाज बनाने के लिए हमें शक्ति प्रदान करें और हमें इस कार्य के लिए स्वीकार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 मिनट के लिए तशरीफ रखें, अभी उठे नहीं, सिर्फ 2 मिनट आपसे लिए जाएंगे। प्रोग्राम के शुक्रिया अदायगी से पहले हमने उदगीर से एक ऐसे नौजवान को चुन कर दिया है, ये आने वाले दिनों में हम जितने बैठे हैं उनके लिए नौजवान मिसाल बन सकता है। ऐसे नौजवान को सिर्फ 1 मिनट के लिए दावत माइक देता हूँ। हसन चालूस आए और वो अपने इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ मंच पर उपस्थित मेहमान खुसूसी और नगराध्यक्ष पद के हमारे उम्मीदवार, हमारे जो अंजुम खादरी मैडम थे, जिन्होंने उदगीर के लिए हर गली मोहल्ले में घूम घूम कर, हर जगह पर एक महिला रहकर इतनी ज़्यादा मेहनत की है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब मैं इलेक्शन में जीतकर मेरे घर पर गया तब मेरी माँ ने एक ही सवाल किया कि बेटा तू तो जीत गया, लेकिन अंजुम मैडम का क्या हुआ? पहला सवाल उनका यही था। तो मैंने बताया कि अंजुम मैडम का बहुत, अभी मेरा वार्ड नंबर 14 है तो पीछे चल रहे हैं। तो उनके आंखों में से आंसू आ गए। ऐसे ही मैं जब मेरे मोहल्ले में सभी लोगों के घर पे गया, सभी औरतों के घर पे गया, तो सभी के आंखों में आंसू थे कि अंजुम मैडम जीतना चाहिए था बोलकर। तो अंजुम मैडम के लिए जितने लोगों से मैं मिला हूँ, हर एक के दिल में उनके लिए बहुत मोहब्बत थी। हर एक के जबान पर, हर एक वार्ड के अंदर, सभी जात के अंदर, सिर्फ मैं मुसलमानों का नहीं कहूँगा, सभी धर्म के लोगों के अंदर अंजुम मैडम के लिए दिल से दुआ थी कि मैडम जीतना, और सभी ने भर भर कर उनको मतदान के स्वरूप में आशीर्वाद दिया था। लेकिन पता नहीं अभी यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, सभी का मैं यहाँ पर दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आगे मैडम के लिए जो भी जहाँ कहीं हमको नौजवानों को बुलाया जाएगा, हम वहाँ पर पहुँचेंगे और उनके साथ हम हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद प्रोग्राम को इख्तिताम करने से पहले दायमी आज़िमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम आए हुए मेहमान का शुक्रिया अदा करें। भाई खेल तो किस्मत का था, खेल तो किस्मत का था, वरना हर मंदिर में, हर मस्जिद में मांगा था तुम्हें। मैडम आप हारे नहीं हैं, बल्कि आपको
मशीन के जरिए हरवाया गया है। इसलिए मैं यहाँ पर आए हुए सभी वोटर का मैडम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अकेला था, अकेला हूँ और अकेला ही रहूंगा। तुमने जहां तक साथ दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित पूरे महाराष्ट्र में अपने भाषण के लिए, अपने स्पीच के लिए मशहूर सुभान अली साहब का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त निकालकर उदगीर में आए और हम लोगों को अपना कीमती ऐसे मार्गदर्शन किए, इसलिए उनका पहले शुक्रिया। उसके बाद यहाँ पर मंच पर जो लोग आए हैं और सामने बैठी हुई जनता, क्यों तो इलेक्शन के पीरियड में लोग पैसे देकर पब्लिक जमा कर रहे थे और आप बगैर पैसे के यहाँ पर इतनी ठंडी में बैठे हुए हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पर चुनकर आए हुए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि चोर चोरी करते वक्त में शक नहीं होना बोलकर पूरा सोना चांदी लेके चले जाता है और एक 5 हीरे और 2 मोती छोड़ जाता है, ताकि हम इत्मीनान कर सके कि भाई हमारे 5 हीरे तो बच गए, 2 मोती तो बच गए। इतने में खुश रहना, इसलिए चोरी पूरी तरह नहीं कर सकते। इसलिए 5 नगर सेवक जो हमारे कांग्रेस के चुनकर आए हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और आज का ये कार्यक्रम खत्म हुआ ये जाहिर करता हूं। धन्यवाद।